नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे अजय कोठियाल, कर्नल अजय कोठियाल। उत्तराखंड में जब बात आती है कि उत्तराखंड की जिस तरह संघर्ष किया गया राज्य बनाने में, उसी तरह यहाँ के नौजवानों के लिए अगर रोजगार की बात की जाती है तो अजय कोठियाल का नाम सबसे आगे आता है। जिस तरह से यहाँ से लोगों को, यहाँ के नौजवानों को इन्होंने रोजगार के लिए प्रेरित किया, फौज में उन्हें रोजगार दिलाई। आज ये राजनीति में है और राजनीति में आम आदमी पार्टी इनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाई है। हम इनसे बात करेंगे कि आने वाला चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव है, उसका क्या रोड मैप होगा, और साथ में ये बात करेंगे कि जो आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है वह उत्तराखंड में, उसको ये कैसे आम आदमी तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका VIP न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत टाइम के बाद हम दोबारा जो हमें मौका मिला है, जरूर अच्छा लगेगा इस चीज़ का। सर, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को प्रूव किया दिल्ली में, नो डाउट बहुत अच्छा कर रही है, बहुत जगह उनकी सराहना भी की जा रही है। उत्तराखंड में उनका पदार्पण होता है, उत्तराखंड में उन्होंने आपको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। क्या रोड मैप है, किसके तहत आप उत्तराखंड फतेह करने जा रहे हैं? अगर हम देखें, उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा होता था, तो उस टाइम पे हम सब जो उत्तराखंड निवासी हैं, हम सब की एक इच्छा होती थी, हमें ऐसा लगता था कि यूपी क्योंकि एक बड़ा राज्य है, तो उत्तराखंड का जो इलाका है ये नेगलेक्ट होता रहता है और यहाँ पे कई जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ या बजट अलॉटमेंट, वो यहाँ पे तुलनात्मक काफ़ी कम रहता था। एक आंदोलन हुआ, लोगों ने उसमें जानें दी, महिलाओं ने उसमें बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। उसके बाद में उत्तराखंड अलग हुआ। तब उस टाइम पे यही सोच होती थी कि अब हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपने हमारे गवर्नेंस के तरीके होंगे, तो इसका मतलब उत्तराखंड में जो तरक्की देखी जाती थी नहीं हो रही है वो होगी। अब वो तरक्कियों में क्या था, मतलब यहाँ पे युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। यहाँ पे जो है पहाड़ में से पलायन अच्छाई के लिए हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पलायन इस कारण से कि यहाँ पे हेल्थ के जो सिस्टम है वो फेल हो रखे हैं, जो हमारा जो शिक्षा के जो सिस्टम है वो फेल हो रखे हैं। आपदाएं यहाँ पे आती रहती हैं, उनसे इंसान फिर भी अपने को झेल लेता है उन परिस्थितियों में, लेकिन जब ये सिस्टम फेल हो रहे हैं तो ये वो वाले मुद्दे थे जो कि उत्तराखंड में शायद यूपी से अलग होकर के इच्छा होती थी। अब सेम यही चीज़ दिल्ली जैसी जगह में एक नई पार्टी आती है 2012 में, अरविंद केजरीवाल जी ने जो खड़ी करी आम आदमी पार्टी, और इन मॉडल्स को कामयाब बनाती है। तो ये ज़रूर है कि पहाड़ और प्लेन्स में कुछ फ़र्क होगा, भौगोलिक परिस्थिति में होगा, कुछ टरेन अलग होंगी, लेकिन काम करने के तरीके, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो, बिल्डिंग में फ़र्क होगा। लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, किस तरीके से पढ़ाएं, कैसे एक युवा का, एक बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग इस तरीके से हो, उसके माइंडसेट ऐसे बने कि वो एक अच्छा नागरिक बने अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य मुख्य चीजें ये हैं जिन पे आप, दोनों चीज़ें कॉमन है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, करप्शन, जो कि आज उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और जो दिल्ली में साबित हो चुका है। हमने खाली मॉडल को रेप्लिकेट करना है यहाँ पे। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पे विपरीत हैं, यहाँ का रहन सहन विपरीत है, खान पान विपरीत है। यहाँ के लोग, दिल्ली में जितने लोग हैं अधिकतर लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे यहाँ के लोग रहने वाले हैं। तो जो आप सोच के चल रहे हैं कि वहाँ का पूरा मॉडल यहाँ पे लाने के लिए, तो क्या लगता है कि उसी के तहत, जो प्लानिंग के तहत वहाँ पे किया गया, उसी प्लानिंग के तहत यहाँ पे करेंगे तो सफल होगा? देखो, हर चीज़ जरूरी नहीं होती, उत्तराखंड की अलग खसूसियतें भी हैं। मतलब यहाँ पे तो टूरिज्म का ही बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो कि हम एडवांटेज ले सकते हैं रोजगार को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं जिनको कि हमें और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर बढ़ाना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब यह है कि दिल्ली में जो कुछ ऐसे मॉडल्स जो उन्होंने कामयाब करके दिखाए हैं, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार का भी, तो उन मॉडल्स को तो यहाँ पे ला करके मेरे को लगता नहीं है कोई दिक्कत होगी। अगर एक स्कूल है, स्कूल को चलाने के लिए जो सिस्टम होता है, टीचर्स की एफिशिएंसी होती है, आपके जो सिलेबस होते हैं वो सिलेबस किस टाइप के होने चाहिए ताकि पढ़ाई के साथ में आप और आपका होराइजन और चीज़ों पे भी बढ़ रहा है, तो ये सब मॉडल तो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है लाना। आपने जब आपदा आई केदारनाथ में, तो केदारनाथ में आपदा आने के बाद जो पुनर्निर्माण का काम था, जिस तरह से आपने काम किया, हम लोगों को ले गए, आपने दिखाया कि वहाँ पे किस तरह से विदेशी लोग फ्री में
मतलब शारीरिक मदद कर रहे हैं। उत्तरकाशी में भी आपने जो डेवलपमेंट किया, हम लोगों ने उसको भी देखा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये लगता है कि पहाड़ की भौगोलिक जो स्थिति है उसके हिसाब से लोगों को स्वास्थ्य वहाँ तक पहुँचना, शिक्षा वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर मान लीजिए सरकार आपकी आती है, तो क्या आपको लगता है कि जो शिक्षा का स्वरूप है, उस शिक्षा के स्वरूप को, जिसके दम पूरे देश में इस समय दिल्ली को लेकर के आम आदमी पार्टी भर रही है, तो क्या उत्तराखंड में उसी मॉडल पे काम किया जा सकता है? देखिए, आपका पॉइंट तो गलत नहीं है कि पहाड़ की बनावट अलग प्रकार की होती है, प्लेन्स की अलग होती है। हो सकता है कि प्लेन्स में ऐसा प्लान करा जाए, मान लो स्कूल की बात करूं, कि हर 15 किलोमीटर के इलाके में एक स्कूल हो जाए, या जिस तरीके की जनसंख्या, जिस तरीके की वहाँ पे डेमोग्राफिक पैटर्न है। अब पहाड़ में इस तरीके से नहीं हो सकता। पहाड़ में होगा 4-5 घाटियाँ एक जगह पे आके मिलती हैं, तो यहाँ पे स्कूल उस तरीके से 20-20 किलोमीटर में नहीं हो सकते। लेकिन फ़र्क क्या होगा, प्लेन्स में जो स्कूल हैं वो क्योंकि अप्रोचेबल हैं सब जगह से, पहाड़ में क्योंकि स्कूल अप्रोचेबल नहीं है, तो पहाड़ में जब स्कूल की बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ, बिल्डिंग बनाई जाएगी, तो अगर बिल्डिंग में खर्चा आ रहा है 2 करोड़ का, तो उसमें 1 करोड़ और खर्च करना है ताकि वहाँ हॉस्टल बनाए जा सके, ताकि जो बच्चे, जो यूथ है, जो बहुत दूर दूर के गांव से अप डाउन नहीं कर सकता है, वो आकर के रह सके। तो मेरा बोलने का मतलब है, ये जो है ना, अभी जैसे हम एक कैंपेन चला रहे हैं बिजली का, फ्री बिजली, ऐसे ही अभी हमने कैंपेन चलाने हैं, 4-5 कैंपेन चलाएंगे। उसमें हम ये भी बताएंगे कि स्कूल किस प्रकार से पहाड़ों में हम लेकर के आएंगे, और 1 महीने का कैंपेन होगा जिसमें हम तुलनात्मक दिखाएंगे, जिसमें हम दिखाएंगे कि ओवरऑल पढ़ने के बाद में कैसे वहाँ के बच्चे अपने आप रोजगार में निकल रहे हैं, अपने आप कैसे उनका दिमाग और स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, कई बार मुख्यमंत्री लोगों ने भी ये बातें कही कि हर पहाड़ पे नौकरी करने वाला शिक्षक मैदान में आना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी समस्याओं को देखते हुए उन्हें हम मैदानी क्षेत्र में पोस्टिंग दे देते हैं। तो पहाड़ के जो स्कूल खाली हो रहे हैं, या जो लोगों की मानसिकता बन रही है कि हमें मैदान की तरफ जाना है, जैसा आपने कहा पलायन, एक पलायन तो हुआ कि लोग उत्तराखंड से गए रोजगार के लिए, बेटरमेंट के लिए, लेकिन एक पलायन है जो पहाड़ से मैदान की तरफ हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए भी कुछ मास्टर प्लान है अपने पास? देखो, ये सारे जितने मुद्दे हैं ना जी, अगर ये मूलभूत मुद्दों को आप पूरा कर लोगे तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। अगर आपने रोजगार के और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई पहाड़ों में, आपने वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन की सुविधाएं प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, आपने जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी भावना जुड़ी हुई है जगह से, उनको जैसे होता है ओल्ड एज पेंशन, ऐसी स्कीम्स को लाना शुरू करा जो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन बहुत तरीके से नहीं कर रही। डिले नहीं होना चाहिए ये जो ये पेमेंट वगैरह में, तो अपने आप ही लोग पहाड़ों में रहना चाहते हैं। उदाहरण तो आज है ही, जब कोविड का इतना बड़ा असर आया, जब लोग डर गए प्लेन्स में रहने के लिए, सब छोड़ करके ना पहाड़ की तरफ आए, चाहे वो रोजगार छूट गया था उसके बाद भी, पर पहाड़ों में आप देखो उतनी कैजुअलिटी नहीं हुई है जितनी प्लेन्स में हुई है। तो लोग कहीं ना कहीं घूम के पहाड़ में तो आना चाहते हैं, खाली ये सुविधाएं जो सरकार की जिम्मेवारी है वो देना जरूरी है। कन्ना साहब, एक चीज देखने को मिला, जब आप कोरोना की बात कर रहे हैं, जब कोरोना चल रहा था, पीक पे था, तो रिवर्स पलायन हुआ, लोग आए। रिवर्स पलायन के लिए मेरे उत्तराखंड में सरकार ने बहुत मेहनत किया, लेकिन जब रिवर्स पलायन करके लोग आए तो उनको लोग रोक नहीं पाए, वापस वो इस प्रदेश से बाहर गए। तो क्या लगता है कि वहाँ भी सरकारों को समय से ध्यान देना चाहिए, तो जो वापस आए थे उनके लिए रोजगार, उनके लिए व्यवस्था, उनके लिए चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए थी? आज सरकार का एक्चुअली सिस्टम इतना ज़्यादा टूट गया है, गवर्नेंस का सिस्टम, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन दोनों के मिल करके ये जो अच्छी इफेक्टिव गवर्नेंस का जो तरीका बनता है कि जब रोजगार पहले ही नहीं दे पाए लोगों को, तो जब और एडिशनल लोग आ गए पहाड़ से, कैसे उनको रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि कई लोग जब वापस आए कोरोना के काल में, और कुछ लोग उसके बाद रुके, उन्होंने ना कोशिश करी यहाँ पे। जो कोशिशें बहुत छोटे छोटे लेवल पे हुई हैं, हमें जरूर एक पूरी स्टडी की ज़रूरत थी कि आकर के लोग रुके, क्या जब रुके हुए थे तो उस टाइम पे उन्होंने क्या काम करा। अब मैं आजकल घूम रहा हूँ इलाकों में, तो मेरे को पता है, गाजना पट्टी में गया था मैं, इसके उत्तरकाशी की, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बंदरों का भी प्रकोप है। वहाँ पे हैं खेत अच्छे हैं, लेकिन लोग छोड़ के जा चुके हैं। अब कुछ परिवार आए और उन्होंने आकर के कोविड टाइम पे वहाँ पे अच्छे मटर लगाए, अच्छी सब्जियाँ लगाई। अब खाली पॉइंट सब्जियों का नहीं है, पॉइंट है कि क्योंकि वो समझदार थे तो उन्होंने, और नीचे से प्लेन से सीख करके आ रखे थे, तो उन्होंने ना उसमें थोड़ी तरतीब भी लगाई। जैसे आपको उदाहरण दूंगा, एक मेरे को मिले मेरे गाँव में, 8 लड़के आए थे वापस,
6 चले गए, 2 ने वहाँ पे मुर्गी फार्म, पोल्ट्री का फार्म करा। फ़र्क खाली इतना है क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पालते हैं, मार्केट तो एक ही है, उस मार्केट में जाके बेचना है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे एक साथ उस मार्केट में जाए और सही तरीके से बिके। तो उन्होंने क्या करा, एक ने खरीदी मान लो 1 तारीख को 100 चूजे, दूसरे ने 15 तारीख को खरीदे। तो पहले वाले के जब चूजे बड़े हो रहे हैं, दूसरे के 15 दिन पीछे हैं, तो इसका भी मार्केट में बिक रहा है, 15 दिन में उसका भी बिक रहा है, और फिर वो 15 दिन के बाद में दूसरे लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत छोटा सा मॉडल है, लेकिन ये मॉडल तो हमें ना सीखने की ज़रूरत थी, क्योंकि ठीक है डिज़ास्टर आ रखा है, ठीक है कोरोना काल ने बहुत असर डाला है, पर कहीं ना कहीं हमें उस बीच में रहना है। अगर बीच में रहना है तो हमें सीखने की भी ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। आपने कहा भ्रष्टाचार की बात, 2002 में कांग्रेस सत्ता में आती है, 7 में जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 56 घोटालों की बात करती है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। फिर जब 12 में चुनाव होता है तो कांग्रेस नए घोटाले लेके आती है। तो ये जो घोटालों का सिलसिला चला और उस घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर आप सत्ता में आते हैं तो उन घोटालों को क्या खोला जाएगा या उनमें कोई कार्रवाई की जाएगी, या ये देखा जाएगा कि पुराने लेटेस्ट घोटाले क्या हैं, कि पुराने सारे घोटाले देखे जाएंगे? 2 चीज़ें होती हैं जी। खाली घोटाला खोलना मकसद नहीं होना चाहिए जी। जो हमारा सरकार का चलाने का जो तरीका है, जिसमें रेगुलर चेक्स होने चाहिए कोई किसी भी काम पे, उसको भी इफेक्टिव बनाना है, गवर्नेंस को। और उसके साथ में जो मतलब सीरियस घोटाले हो रखे हैं उनको 100% हाईलाइट करके सज़ा भी दिलवानी है, इसलिए ताकि भविष्य में कभी घोटाले ना हो। अभी मैं आपको उदाहरण दूं, ये कुंभ मेला इतना ज़्यादा हमारा एक पावन मेला है, उत्तराखंड की ज़मीन पे होता है, हरिद्वार में होता है। वहाँ पे वो घोटाला हुआ, ये जो जिसमें कि RT-PCR की कहानियाँ चेक करने की जो कहानी है, किसी को पता भी नहीं था। सबको ये पता था कि इतने लोग मरे कुंभ की वजह से, और कुंभ की वजह से खाली कुंभ में नहीं और जगह भी ये फैला, और पूरे उत्तराखंड में तो मतलब हम सबको पता है त्राही त्राही मच रखी थी। देहरादून में तो बुरे हाल थे, शमशान घाट में लाइन लगी हुई थी बॉडीज़ की। क्रिमेशन के टाइम पे अपने बेटे को, एक बेटा अपने पिताजी को, उनको भी ठीक से मतलब आखिरी में जो होता है ना नहीं कर पाया, वो क्रिया नहीं कर पाया। अब वो घोटाला सामने आया। उस घोटाले को कैसे हो सकता है कि कल या परसों की खबर है कि 2 हेल्थ डिपार्टमेंट के छोटे लेवल के अधिकारी, उनको आगे कर दिया कि ये घोटाले में तो ये हैं और बाकी सब बच गए। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, हम सबको पता है। हेल्थ डिपार्टमेंट तो ग्राउंड पे करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करना, कौन सी एजेंसी आनी चाहिए, एजेंसी के जो टेक्निकल बिडिंग से पहले चेक्स होते हैं वो तो और लोग करते हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, कहीं बीच में वो जो दल्ले होते हैं, पावरफुल दल्ले, वो इन्वॉल्व हैं, कहीं कुछ सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व हैं। इसलिए नहीं कि खाली उनको सज़ा मिलनी चाहिए, दोबारा कोरोना का भी असर आ सकता है। अगर फिर यही चीज़ होगी तो फिर तो दुगनी मौतें होंगी। अगर इस घोटाले को चेक नहीं करा जाएगा, CBI इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि और तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बची नहीं है जो कर सकती है, और उसके बाद में आगे फुल प्रूफ तरीके नहीं बनाए जाएंगे, तो फिर पता है क्या होगा, सरकार वही कारण देती रहेगी, 4 धाम यात्रा अगले साल भी रोकेगी, और इतने सारे लोगों का ना इससे रोजगार भी खत्म हो रहा है। तो सब कनेक्टेड चीज़ें हैं ये करप्शन से। जैसा मैं आपको देख रहा हूँ, मैं तो आपको लगभग 15-20 साल से जानता हूँ, आपका काम करने का ढंग अलग है। आप बड़ी जमीन के लोगों को सोचते हैं। उत्तरकाशी में जो आपने वहाँ पे लोगों की मदद कराई, स्वरोजगार से लोगों को जोड़ा, इस माहौल में जो राजनीतिक माहौल है उसमें कहाँ फिट बैठते हैं आप अपने आप को, क्योंकि एकदम फौजी दिमाग है, आप कोई भी चीज़ इस तरह की बर्दाश्त नहीं करते। केदारनाथ में मैं गया, मैंने देखा आपको कि आप जिस तरह से काम खुद लग जाते थे, तो इस माहौल में आप अपने आप को कैसे फिट देखते हैं अपने आप? खुद तो लगना पड़ेगा, ये भी ज़रूर है। मैं समझता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिशियन ना पहले था, और जो आज पॉलिटिशियन की परिभाषा होती है ना, वो मेरे पे फिट भी नहीं बैठती, और मैं बैठ भी नहीं पाऊंगा फिट उस पर। मतलब उठक बैठक करना तो अच्छा होता है अगर शरीर के लिए, शरीर की फिटनेस के लिए कर रहे हो। दिल्ली से अपना केंद्र सरकार के जो विचार आते हैं उसके लिए उठक बैठक करना वो तो हमारे बस का नहीं है। लेकिन साथ में ये है कि मेरे को, ठीक है आज के जो राजनीति के जो तरीके हैं वो नहीं आते होंगे, पर मेरे को एक चीज़ तो आती है कि जो मैंने सीखी है उन परिस्थितियों में जहाँ पे जब आप फैसला लेते हो, सामने से जब गोली चल रही है और आपके फैसले में ना थोड़ी सी चूक हो गई, तो आपकी जान तो छोड़ो, आप पे जो भरोसा करके सारे चल रहे हैं उनकी जान भी मतलब पूरे खतरे पे है। उस टाइम पे जो फैसले लिए जाते हैं, जिस वर्दी में मैंने वो फैसले लेने सीखे, उसे तो एक इफेक्टिव लीडरशिप बोलते हैं। और वो लीडरशिप तो मेरे को लगता है कि हमें
बहुत अच्छे तरीके से उत्तराखंड में भी समझ में आ गई है। केदारनाथ जैसे आपने बात करी, केदारनाथ जब सब सरकार के सब तंत्र बोल रहे थे, डिपार्टमेंट्स बोल रहे थे 5 साल तक यात्रा मत चलाओ, उस टाइम पे केदारनाथ कामयाब हुआ है। खाली अजय कोठियाल की वजह से नहीं हुआ है, टीम जिसमें युवा थे, उनकी माँ जोश देती थी बच्चों को, एक्स सर्विसमैन, पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड लोग, ये सब थे। तो मेरे को ये पता है केदारनाथ जैसी जगह में जब सब परिस्थितियां विपरीत थी और कामयाब सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन मॉडल बन सकता है, तो उत्तराखंड में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कि हम बोलें कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन 3 अजय कोठियाल का चेहरा सामने लाया जाता है, अरविंद केजरीवाल आते हैं, 3 घोषणाएं महत्वपूर्ण होती हैं अभी तक आम आदमी पार्टी, 300 यूनिट बिजली की, कर्नल अजय कोठियाल मुख्यमंत्री का चेहरा, आध्यात्मिक राजधानी बनाने को लेकर, हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड को। ये तीनों आपको लगता है कि पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है जो कि लोक लुभावने टाइप है? ठीक है, कर्नल कोठियाल मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये तो ठीक है, क्योंकि आपको किसके नेतृत्व में चुनाव में जाना ये तो सही है, लेकिन उत्तराखंड हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी, ये तो है ही ना हिंदुओं के लिए। हम तीनों चीजों पे बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। जी, जी। पहले तो ये बताऊं कि आम आदमी पार्टी खाली क्योंकि समझदार लोगों की पार्टी है जी। और अपने को साबित कर चुकी है 2 बार लगातार दिल्ली में जी। इस तरीके से कि उन्होंने जनता को ये नहीं बोला, अभी जब इलेक्शन लड़े तो ये नहीं बोला कि हमारे इलेक्शन के ये मैनिफेस्टो होंगे, उन्होंने सीधा बोला हमारे काम को देखो, अगर हमने काम करा है और तुम्हें लगता है वो सही है तो हमें वोट दो। बगैर कोई मैनिफेस्टो के वो पार्टी लड़ी है कि काम हमारे मतलब वो करा जाए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने बोला 300 यूनिट बिजली, ऐसे और कई मुद्दे भी हैं, लेकिन हम क्योंकि समझाएंगे, अगर हम खाली बोले 300 यूनिट बिजली दे दें, हम बोलेंगे रोजगार दे दें, हम कहेंगे कि स्कूल अच्छे करेंगे, हम कहेंगे कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारे ये जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें कैसे आगे लेके जाएंगे, तो ये ना वो अध पक्की खिचड़ी है। खिचड़ी तो अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि बीमार को खिला करके अगर शरीर को ठीक करती है खिचड़ी, तो उसके लिए तरीका है। हम इनमें से पहला कैंपेन चल रहा है 300 यूनिट बिजली का। 300 यूनिट बिजली हम इस तरीके से समझा रहे हैं लोगों को कि कैसे बिजली पैदा होती है यहाँ पे, कैसे टिहरी डैम बना, टिहरी डैम बनने के टाइम पे जो पानी वहाँ पे इकट्ठा हुआ, कैसे लोगों की भावनाएं इतनी उन जगहों से जो जुड़ी हुई थी वो छोड़ने के बाद उन्होंने विस्थापित अपने को करा, कैसे वो टिहरी डैम आज भी उत्तराखंड नहीं यूपी का हिस्सा है प्रॉपर्टी, कैसे उत्तराखंड सरकार ने केंद्र के दबाव में आकर के, क्योंकि यहाँ पे कुल 5 MP होते हैं और वहाँ पे 80 MP होते हैं, ऐसी कोई कारणों से धीरे धीरे यूपी को दे दिया, कैसे इससे कितना रेवेन्यू जनरेशन होता है, उसके बावजूद हमें फ्री नहीं मिल रही है। और दिल्ली जैसी जगह में एक अच्छे गवर्नेंस का मॉडल बना करके जहाँ की बिजली खरीदी जाती है वो मुफ्त में दे रही है। और इस मुफ्त बिजली का एडवांटेज क्या है, वो तो उसी को समझ में आता है ना जो 400-500 रुपये अपनी जेब से पे करता है। तो फ्री बिजली नहीं है, ये तो हक की बिजली है। मतलब 1000 करोड़ कम से कम आज जो टिहरी डैम से बिजली जनरेट हो रही है उसके पैसे वैसे ही मिलने थे जो कि यूपी को जा रहे हैं। और अभी वो डैम जो है पूरा शुरू भी नहीं हुआ है, उसकी टरबाइन जो है ना अभी पूरी की पूरी टरबाइन काम नहीं कर रही। बिजली तो एक मुद्दा है, ऐसे और मुद्दे भी चलेंगे। दूसरी बात है अजय कोठियाल को चेहरा, क्योंकि समझ में आया आम आदमी पार्टी को, उन्होंने सर्वे कराया, इनपुट आया कि हम वाकई में इस आदमी पे भरोसा करेंगे, इस आदमी ने बगैर पावर में होते हुए लोगों को रोजगार देने की कोशिश करी है, कोई शक नहीं है। यूथ फाउंडेशन एक कामयाब मॉडल बन रखा है। इस आदमी ने आपदा के बावजूद नंदा देवी राज याद कंडक्ट कराई है 2 महीने खुद रह करके, तो इसको तो पता है पहाड़ में कैसे तरीके होते हैं। इस आदमी ने फ्रंट में जाकर के अपनी मस्ती में, ये नहीं कि मतलब हमें तो मज़ा आता था कि आगे जाके डिशुम कराए, यहाँ पे आकर के सब हमारी पीछे पड़े रहे, RTI पीछे पड़ी रही, फलाने पीछे पड़े रहे, मस्ती से हमने वो करा। तो ऐसे आदमी को अगर लीडर बना के लाया जाए तो बुराई नहीं है। तीसरा आपका पॉइंट था हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे नहीं है? सबसे पहले हम बोलें इंसान तो बाद में आया था, पहले तो ज़मीन थी, पहाड़, हिमालय सबसे यंग माउंटेन है जिसकी कहीं पे एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर होती थी कोई 50 साल पहले, आज वो 8850 मीटर हो गई है, 2 मीटर बढ़ गई है। मतलब टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट और हिल रहा है वो। लेकिन उसके बावजूद हिमालय में ताकत है, लोगों को इतने दूर से अट्रैक्ट करती है। हिमालय पहुँचते ही आधी तो आदमी की जो गलत सोच है ना वो ख़त्म हो जाती है। आदमी कहता है पाप करके आया हूँ, गंगा नदी में डुबकी मारता है और कहता है मेरे सारे पाप साफ हो गए। मतलब इससे ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ क्या है, स्पिरिचुअल फीलिंग क्या है? यहाँ पे देवी देवताओं के स्थान है, और देवी देवताओं के भी कैसे हैं, खाली ये 4 धाम नहीं है,
4 बद्री हैं, 4 केदार हैं, मतलब भविष्य बद्री भी है कि जब ये खत्म होगा तो आगे भविष्य कैसे बनेगा बद्री, वो वाली मतलब वो वाली फीलिंग है। चक्राता में आप देखो वहाँ पे कर्ण देवता का मंदिर है। मतलब भागवत, ये जो महाभारत हुई थी, महाभारत में 2 युद्ध, 2 जो लड़ाई हुई, तो कर्ण तो कहीं जहाँ से भी लड़ाओ लेकिन अच्छा माने जाते थे ना। वहाँ कर्ण देवता का मंदिर है इसमें पुरोला नेटवाड़ में। शिव जी का जो अवतार है महासु, 4 महासु अलग अलग, चालदा अलग है, एक वो दूसरे तरीके का अलग है। तो मतलब यहाँ आध्यात्मिक फीलिंग अलग है। आपको मैं बताऊँ, एक कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे जब इंसान मरता है तो उसको ले जाते हैं जलाने के लिए। जब जलाने के लिए ले जाते हैं तो उससे पहले उसे ना पूरे गांव में घुमाते हैं, और कारण क्या होता है, उसे खेतों में ले जाते हैं, याद दिलाते हैं कि उसकी आत्मा को कि तू इन खेतों में की जुताई करते हुए तू बड़ा हुआ है, यहाँ की जो धान यहाँ से निकला वो तेरा भोजन होता था। वो उसको झरने में ले जाते हैं, ये वाला पानी तूने पिया है, ये वाला पानी तूने अपने डंगरों को पिलाया है, इस पानी से तूने अपने यहाँ खेती करी है। वो उसको लेके जाते हैं उस पेड़ के पास में कि यहाँ पे तुम छोटे में बाहर बैठ करके पूजा करा करते थे। वो लेके जाते हैं उस पत्थर के पास में जिसे देवता बोलते हैं, जिसे थात बोलते हैं, कि यहाँ पे तुम्हारा मतलब एक भगवान थे, लोकल भगवान थे। उनको लेके जाते हैं कि जब पांडव नृत्य होता था तो किस जगह पे होता था, तू उस टाइम पे कौन सा पार्ट प्ले करता था, उसके बाद उसे लेके जाते हैं। इससे ज्यादा ना इमोशनल आध्यात्मिक फीलिंग क्यों। मुसलमानों का भी तो रुड़की में देखिए है, सबके लिए है। सरदारों का ये पार्टी जो है, ये पार्टी कभी भी धर्म की वो नहीं करेगी। लेकिन आपने फोकस किया केवल हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी। अभी और चीजें आएंगी, क्योंकि ये एक खासियत है यहाँ पे, तो इस खासियत को क्यों ना इनकरेज करा जाए। मतलब आप देखो कि एक बार इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा तो सब आपस में जुड़ेंगे। पांडवों के रूट रास्ते जो है, वो जो गुफाएं हैं, वो जो 4 धाम यात्रा होती है, उसके अलावा कैसे आप और चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं ऐसे फीलिंग को लेकर के। तो इसलिए डिक्लेयर करने की जरूरत है ताकि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में सबको पता हो कि यहाँ पे ये खासियतें हैं उत्तराखंड में। लोग आए, लोगों की भावनाएं अच्छी बनेंगी, उत्तराखंड को रेवेन्यू मिलेगा। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव तरीके से बनाने का मकसद है। अब आपके साथ तो अक्सर इंटरव्यू इसलिए होता रहेगा क्योंकि जिस तरह से आपको सामने लाया गया, और उम्मीदें बहुत लोगों के पास जंगी हैं। पहाड़ के लोग उम्मीद पे ही जीते हैं। 21 वर्ष हो गया उम्मीद उम्मीद उम्मीद, क्योंकि जिन उम्मीद के सहारे जिनके लिए आंदोलन हुआ, पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए, ये सारी उम्मीदों पे ही हैं। आपने कभी ये सोचा कि आपको आम आदमी पार्टी ने चेहरा बनाया, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी तो उत्तराखंड के किसी लोगों को, किसी को भी चुनाव में वह सम्मान के साथ उस जगह पे नहीं दे पाई, मंत्रिपरिषद, विधायक या ये, कभी आपने उन लोगों से बात किया? नहीं, मेरे को पता है। ये 2012 में, मैं नाम याद करता हूँ, जो उत्तराखंड प्रकोष्ठ के जो सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ के अपने पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। वो आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़े, मार्जिनल उससे हारे वो, लेकिन वो तो लड़े। ये पता है क्या है, ये ना नैरेटिव बनाए जाते हैं कि आज उत्तराखंड में 25-30 लाख लोग हैं और फिर भी आपको नहीं देखा जा रहा। उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में दिल्ली वाला कोई नहीं आ रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। यहाँ पे तो वो अपने आइडियाज़ को खाली सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसी चीज़ों के नैरेटिव को देख करके आज की जनता कोई चिंतित होती है। हाँ, आपने ये जरूर बोला कि उम्मीदें, उम्मीद ही कह रहे थे ना, जनता की उम्मीद। पता है, जनता को उम्मीद करनी चाहिए और कुछ लोग ऐसे डायनामिक पर्सनैलिटीज़ के तरीके से आगे आने चाहिए जो उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी जान लगाएं। हम वो पर्सनैलिटी बन के आ रखें, इंडियन आर्मी को जल्दी छोड़ करके, प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेकर के, अपना अगला रैंक छोड़ करके, कि हम यहाँ पे जो उम्मीदें पहले हमसे करी जाती थी, जनता जो करती थी, उस पर ना हम कभी बदली नहीं होंगे। उसको हम जरूर ज़मीन पे अमल करेंगे। और जिस दिन हमें यकीन होगा कि अपने जीते जी हमने अगर वो पूरा अमल कर दिया, तो हम ना इस पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय बोलेंगे, युवाओं को आगे लेके आएंगे और कहीं जाकर के एंजॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी। यही प्रश्न मेरा अंतिम प्रश्न होना था, लेकिन आपने जवाब पहले दे दिया। क्योंकि फौजी दिमाग, फौजी शरीर, फौजी सोच, सब कुछ हमने तो बड़ी नज़दीक से आपको कई बार देखा है। ऐसे में राजनीतिक जिम्मेदारियां, राजनीति का काम करने का ढंग, आपने जवाब दे दिया कि छोड़ के चले जाएंगे या मस्ती में चले जाएंगे, लेकिन इस पहाड़ को तो ज़रूरत है ना आप जैसे लोगों की। जिस दिन हम अपने काम को पूरा कर देंगे तब छोड़ करके जाएंगे, ये हम बोल रहे हैं। तब छोड़ करके इसलिए जाएंगे क्योंकि हमें अगले को रास्ता देना है, हमें युवा को लेके आना है सामने, युवा को ट्रेन करेंगे और कहीं साइड में बैठ करके ना उसे गाइड करेंगे वहाँ से। क्योंकि एक आदर्श राष्ट्र कैसे बनेगा, जब आदर्श राज्य बनेंगे,
आदर्श राज्य में उत्तराखंड को तो एक लीडिंग राज्य होना चाहिए, और आज युवा शक्ति वो है जो किसी भी चीज़ को लीडिंग फैक्टर बन करके अच्छा बना सकती है। लगभग 6 महीने चुनाव के हैं, तो उत्तराखंड के लोगों को, मतदाताओं को कुछ अभी से संदेश देना चाहेंगे? हाँ, 6 महीने हैं। 6 महीने का मतलब होता है 180 दिन, और हम जिस तरीके से अपने कैंपेन चला रहे हैं, हम सबको समझाएंगे कि क्या हमारी जो सोच है उसे ज़मीन पे कैसे अमल करेंगे और उसका असर उत्तराखंड के नवनिर्माण में किस प्रकार से आएगा। जनता से हमारी रिक्वेस्ट है, हम वाकई में महिलाओं से, हम युवाओं से, हम एक्स सर्विसमैन, पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड लोग, जनता में अच्छी सोच रखने वाले, हम आप सबसे एक ये ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमने मकसद हासिल करने के लिए जो निर्णय लिए हैं उनमें ना हमको भी बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, और हमारे अगर लगेगा कि हमारे काम करने के तरीके ठीक हैं, हमें क्लोजली रीड करो और उसके बाद हमें ज़रूर सपोर्ट करना। धन्यवाद कर्नल साहब। ये थे कर्नल अजय कोठियाल, आपने अक्सर नाम सुना होगा। अब काम देखने की बारी जनता की है। युवाओं ने देखा, उन लोगों ने देखा, फौजियों ने देखा, उन लोगों ने देखा जो अजय कोठियाल को नज़दीक से जानते थे। आज जनता की बारी है कि इनके कामों को रिकॉग्नाइज करें, और उत्तराखंड बने 21 वर्ष हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में कोई ऐसी शक्ति आए जो शक्ति जिस उद्देश्य के लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ था उसे पूरी करती जाए। धन्यवाद। देखते रहिए VIP।